कोई भी व्यक्ति है, यहां पर सपोज एक राहुल है ना, दूसरा श्याम, हालांकि आपके बाद एग्जांपल भी ले चुका हूं आपके ऊपर। तो ये जो राहुल है और जो श्याम है, इनका डीएनए जो होगा आपस में कितना सेम होगा? 99.9% क्या होगा? सेम होगा। यानी कि इनके दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर होगा, और अंतर कितना होगा? 0 पॉइंट। और यही अंतर स्पष्ट करता है कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर रोड पर किसी का डेड बॉडी मिला या कहीं भी डेड बॉडी मिल रहा है, उसकी शकल सूरत पहचान में नहीं आ रही है, तो नहीं पहचान में आ रही है, तो जिसके घर के आसपास मिला है, शक जाएगा कि चलो ये घर के आसपास के लोग हैं, तो हो सकता है कि इन्होंने ऐसा कुछ काम किया हो, या इन्हीं के घरों का वो लड़का होगा, या डेड बॉडी जो भी पड़ी हुई है। तो क्या किया जाएगा कि जो डेड बॉडी मिली है हमको, है ना, तो उस डेड बॉडी का क्या निकालेंगे हम लोग? डीएनए निकालेंगे। और जिन पर शक है, ठीक है, उनके डीएनए से क्या करेंगे? हम मैच करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि 99.9% तो मैच कर ही जाएगा ना। 99.9 तो आपका भी मैच करेगा, मेरा भी मैच करेगा। अंतर कहां पर आएगा? इस 0.1 में। यानी कि जो भी डेड बॉडी मिली है उसका जो 0.1% जो डीएनए है, उसी 0.1% डीएनए को मैच करेंगे जिस पर शक है हमारा, उस पर। बात समझ में आई? अब जैसे देखो, क्या लग रहा है? मार्कर सेम टू सेम लग रहा है ना। यानी कि ये मैं अगर इतना पकड़ लिया तो लगभग इतना तो पूरा सेम ही आ रहा है ना। यानी कि अगर ऐसे करके बताओ कौन सा ब्लू वाला है, कौन सा ब्लैक वाला है? अच्छा, लो लो अब बताओ, हो गया कंफ्यूजन ना? अरे जस्ट एक बात की बात है, कहां से तो लोग पकड़ ले रहा है, ये ब्लैक वाला है। चलो चलो कोई नहीं, मतलब एक जस्ट मतलब एक एग्जांपल लिया हमने, क्या कि ऐसे पकड़ पाना मुश्किल है ना, क्योंकि ये पार्ट इसका भी और ये पार्ट इसका भी, दोनों का दोनों क्या है? सेम है। जो अंतर है वो यहां से, यानी कि हम पहचान करेंगे तो इस भाग से पहचान करेंगे, ठीक है ना। तो हमने देखा था कि कहीं ना कहीं जो हमारा डीएनए है, बात नहीं करो अच्छा, जो लोग कंफ्यूज हो जाना है एक बार वीडियो सैंपल देख लेना, पहले से पढ़ा हुआ है वो वीडियो, बस शॉर्ट में स्टार्ट करने के लिए खत्म कर रहे हैं। तो ये क्रोमोसोम का क्या होता है? कुछ भाग फूला हुआ है, क्या नाम दिया था इसको? सैटेलाइट या अनुषंगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा क्रोमोसोम हो गया। बाहर से क्रोमोसोम के ऊपर एक आवरण है, इसका आवरण का नाम क्या था? पेलिकल। ठीक, और ये हमारा ये रहा अनुषंगी भाग या सैटेलाइट भाग। इसमें ये देखो जो इतना सारा डीएनए ये वाला पड़ा है ना, इसी को बोला था हमने सैट डीएनए। यही है वो 0.1% जो हर व्यक्ति का हर व्यक्ति से मैच, ये उसी से मैच करेगा जो उसका फैमिली मेंबर होगा, है ना, उसके अलावा किसी से मैच नहीं करेगा। क्या चमक रहा है पीछे? अभी भी चमक रहा है? ये बीच वाला लाइट बंद कर लो एक बार, ये वाला लाइट बंद कर लो एक बार, पीछे वाला यहां से बंद करो, लाइट बंद करो। कौन सा है? बीच वाला होगा। फैन बंद हो गया? हाँ, फैन चालू करो। हाँ ठीक है, अभी ठीक हुआ? चल, तो हमने इतना तो पता लगा लिया कि ये जो 0.1% जो मैच नहीं कर रहा है किसी से, वो कहां पर मिल रहा है? सैटेलाइट भाग में मिल रहा है। ठीक है, चल अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। क्या हम लोग छोड़े हुए थे? जहां पे किसी एक का मर्डर हुआ था, याद है? शक किन पर था? टिंटू मिंटू और सिंटू पर। हमें कातिल का डीएनए मिला था, बस ये पता करना था कि वो किसका है ना। और हमारे शक के घेरे पे कौन है? 3 लोग हैं। टिंटू, चिंटू था, अच्छा लो भाई लो, चिंटू, मिंटू, आई लो सिंटू, यही 3 लोग हैं शक की निगाह में। ठीक है, हमारे पास कातिल का डीएनए हमें मिल चुका था। कातिल के डीएनए को हमने क्या किया था? तो प्रॉपर तरीके से हमने उसका डीएनए निकाल लिया था, याद है? पहला हमने क्या कर लिया था? उसका डीएनए निकाल लिया था, पूरा का पूरा उसका डीएनए मिला था। लेकिन हमको कौन सा पार्ट लेना है? उसका सैट डीएनए लेना। ठीक है, और दूसरी चीज है कि जब डीएनए निकालोगे तो डीएनए क्या होगा? बहुत ही लंबा होगा। आपको बताया हुआ है कि डीएनए की लंबाई कितनी होती है? 2.2 मीटर होती है। अब से 2.2 मीटर लंबे डीएनए में आपको पता करना है किसके बारे में? सैट डीएनए के बारे में।
और सैट डीएनए को ना, देखो एक वर्ड आपसे हमसे छूट रखा है, तो सैट डीएनए के बारे में आपको बताया था ना कि सैट डीएनए में और नॉर्मल डीएनए में क्या अंतर होता है। तो जो सैट डीएनए है, ये लो, ये सैट डीएनए क्या करेगा, बार बार इसका जो नाइट्रोजन क्षार होगा वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। जैसे यहां पर अगर मिल रहा है सपोज CCA G G CCA G A C CCA, देखो क्या CCA रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये जो रिपीट होने वाला काम है कहां पर होगा, अक्सर हमेशा सैट डीएनए में ही होगा। तो सैट डीएनए की पहचान भी क्या होती है कि सैट डीएनए के अंदर मिलने वाला जो नाइट्रोजन क्षार है वो अपने आप को बार बार क्या करता है, रिपीट करता है। ठीक है, अब इस रिपीट करने वाले वजह से हम इसको क्या कहते हैं, रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं, रिपीटेटिव डीएनए, या तो क्या बोला, सैट डीएनए, हिंदी में क्या बोलते हैं, पुनरावर्ती डीएनए। इसको एक और नाम दिया जाता है VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोगों ने नहीं लिखा होगा VNTR। VNTR का मतलब है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। आप लोग आज से है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, इसका पहला वीडियो हमने डाला हुआ यूट्यूब पे, मस्त एकदम जाके देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, आज तक तो लोगों को चैनल का नाम ही नहीं पता है, कौना दुनिया में है? ग्रुप में हो ना सभी लोग? यस, क्या कह रहा है जी तू लोग? ग्रुप से बाहर है तू लोग? कितना दिन में क्या कर रहे थे? अच्छा, आप लोग कह रहे थे, हम नहीं सुन रहे थे। अरे वाह, अरे भाई वाह। अच्छा, ग्रुप में पहले से QR कोड है ना, ज्वाइन कर जाना बाबू, लिंक से। एक्सपायर हो जाता है ये तो टेक्नोलॉजी के मामले में, तो ही लोग आगे, हम तो बहुत पीछे है इस मामले में, है ना। कोई नहीं, आज फिर से डाल देंगे, वहां से ऐड हो जाइएगा। रहा बात आपके चैनल का, तो जाके सर्च करिएगा बायोलॉजी वर्ल्ड, है ना, उसके बाद लगा दीजिएगा शर्मा सर, मिल जाएगा आपको। ठीक है, या तो पहले लगा देना शर्मा सर बायोलॉजी वर्ल्ड, या बायोलॉजी वर्ल्ड शर्मा सर, आपको चैनल मिल जाएगा। वहां पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पहला फर्स्ट पार्ट पड़ा हुआ है, फर्स्ट पार्ट को देखिएगा, उसके बाद आज हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपने टॉपिक पे आ जाइए। तो क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या कर रहे थे, तो हमारे पास एक यंत्र था, है ना, क्या करने के लिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए। अब हमने क्या किया, देखो जरा, तो हमने डीएनए प्राप्त कर लिया था, लेकिन डीएनए की लंबाई क्या थी, ज्यादा थी। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को लिया और इस पर नली में डाल दिया। अब इससे क्या हुआ होगा, तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने इस डीएनए को छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया होगा। अब क्या लगता है कि चिमटा पकड़ोगे और छोटा सा डीएनए निकाल लोगे, दिखेगा ही नहीं, तो निकाल कहां से लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा डीएनए इसमें किधर है, वो तो गुला मिला सा होगा। ठीक है, अब यहां से क्या करना है हमें, तो आगे स्टेप में आना है किसमें, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने क्या किया, ये हमारा यंत्र है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज लगाया, एक साइड नेगेटिव चार्ज लगाया, और इसके ऊपर ला करके एग्रो जेल को रख दिया जाएगा। यानी कि ये देखो, ये जेली है मोटा सा, ठीक है, बताया था ना कि जैसे हलवा बनाते तो मोटा सा हरिया परात में रख देते हो ना, ठीक है, तो वैसे ही ये क्या है आपका, एग्रोज जेल है ये। अब एग्रोज जेल कैसा होता है, छिद्रित होता है ना, इसमें क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे। ठीक है, अब क्या करने वाले, तो यहां से सिरिंज लगाया और यहां से डीएनए को निकाल लेंगे। ठीक, अब डीएनए नहीं आएगा, डीएनए में जो भी पदार्थ पड़ा है वो सब एक साथ में आएगा। ठीक, अब यहां पर कुछ स्लॉट बने हुए होते हैं, इसमें क्या करना है, जो भी हमने डीएनए उठाया ला करके रख देंगे इसमें, सब में थोड़ा थोड़ा सिरिंज की सहायता से रख दिए। अब रखने के साथ साथ ना काम स्टार्ट नहीं कर देंगे, थोड़ा सा और कुछ काम करना है। देखो, अब यहां पर लाके आपने क्या डाल दिया, डीएनए। कैसा डीएनए डाला है, छोटा छोटा ना, छोटा वाला डीएनए डाला है। छोटा वाला डीएनए हमें कैसे प्राप्त हुआ था, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से प्राप्त हुआ था। एक तो सवाल भी यहां से पूछता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या किया आपने, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े को क्या किया, अलग किया, किस आधार पे अलग किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो माध्यम है ना, इस माध्यम से हमने अलग किया, लेकिन किस आधार पर अलग किया। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर 5 बेंच लड़कियां हैं, 5 बेंच लड़के हैं, ठीक है, तो आपने एक आधार माना ना, क्या लिंग का आधार,
कुछ फीमेल्स है, कुछ मेल है। वैसे ही आपने डीएनए के टुकड़े को अलग किया, किस आधार पे, किस बेस पे? ये पूछा गया सवाल है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया, तो याद रखिएगा इसको कि किस आधार पर अलग किया है। तो दो आधार है, सबसे पहला आवेश, ठीक है, और दूसरा भार। तो डीएनए के टुकड़ों को आवेश और भार के आधार पे क्या किया है? अलग किया है। भार माने कि जो बड़ा होगा वो पीछे होगा, जो छोटा होगा वो आगे होगा, और आवेश तो समझ ही रहे हो ना, चार्ज। इथिडियम ब्रोमाइड, DROMID, ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड जो है एक प्रकार का रेडियो सक्रिय तत्व है। अभी चलने दो। अब छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े को लाकर के यहाँ पे डाल दिया। अब डीएनए का टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा क्या? पता ही नहीं चलेगा। अब सोचो कि जो चीज दिखाई नहीं देता है तो उससे आगे प्रैक्टिकल करने से पहले कहीं पर रेडियो सक्रिय तत्व का इस्तेमाल करते हैं क्या हम लोग? जो चीज दिखाई नहीं देती है उस पर हम लोग क्या डाल देते हैं? रेडियो सक्रिय तत्व, कि आगे चलकर हम जब प्रकाश डालेंगे तो वो हमें वो दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ भी क्या करने वाले हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट का उपयोग करने वाले, यानी कि रेडियो सक्रिय तत्व का इस्तेमाल करने वाले हैं। और यहाँ पर जिसका उपयोग करोगे वो है ETBR। अब ETBR का है, इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पे, इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये क्या है? तो एक प्रकार का रेडियो सक्रिय तत्व है, इथिडियम ब्रोमाइड। डाल दिया इसके ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे? चालू कर देंगे, ऑन कर देंगे। सीधा सीधा ऐसा कहेंगे, इस मशीन को हमने क्या कर दिया? ऑन कर दिया। ऑन करते ही क्या होगा? डीएनए के टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है। अब डीएनए पर आवेश कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। यानी कि डीएनए जो होता है ये माइनस आवेश के साथ होता है। कारण क्योंकि डीएनए बना होता है फॉस्फेट का। अब फॉस्फेट समूह होने की वजह से कहीं ना कहीं फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो फॉस्फेट जो होता है PO3 PO4 ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं? माइनस में होते हैं, ठीक है। जिस वजह से हमारा डीएनए पर कैसा चार्ज होता है? ऋणात्मक। जैसे यहाँ पर चार्ज चालू करोगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो डीएनए यहाँ से कहाँ भागेगा? पॉजिटिव की तरफ। इसलिए कि हमेशा नेगेटिव किसको आकर्षित करेगा? पॉजिटिव को। या फिर ऐसा सोचो कि पॉजिटिव किसको खींचेगा अपनी तरफ? नेगेटिव को। तो यहाँ से डीएनए खिंचता खिंचता कहाँ चला जाएगा? ऊपर, यानी कि पॉजिटिव की तरफ। लेकिन यहाँ से एक बात और होगा कि इस एग्रोज जेल में छिद्र पड़े हैं, तो डीएनए का जो टुकड़ा है वो छिद्र से होता हुआ जाएगा, ठीक है। अब सोचो ये दरवाजे है, ठीक है, दरवाजा को बस खाली इतने खोल दिए, इतना इतना। अब बोले कि सब लोग एक एक करके पार हो जाओ। पार तो वही होगा ना जो दुबला पतला है, ठीक है। जो थोड़े से हेल्दी होंगे वो यहीं रुक जाएंगे, यानी कि उस छिद्र से बस अपने पे कोई नहीं लेगा, कोई अपने बना लेगा। वैसे इतना में तो हम भी पार ना हो पाए फिर। चलो इधर, अरे बस बस बस, इतना जो समझाते हैं ना वो ना समझ में आता है तुमको, लेकिन उल्टा पुल्टा समझाओ ना तो बहुत तेज समझ में आता है, समझे। देखो इधर, अब इसमें क्या पड़े हुए हैं? छिद्र पड़े हुए हैं। अब छिद्र से हो करके समझाना क्या था कि इस छिद्र से हो करके डीएनए का वो टुकड़ा सबसे आगे जाएगा जो आकार में क्या होगा? छोटा होगा, और जो आकार में बड़ा होगा वो वहीं का वहीं रह जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पर क्या कर लेना है? डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े जो होंगे वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, जो बड़े होंगे वो पीछे रह जाएंगे, है ना। तो कुल मिलाजुलाकर आपने क्या कर दिया? डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कर दिया? पृथक कर दिया कि नहीं कर दिया? अलग अलग कर दिया कि नहीं कर दिया? या अलग अलग। अब क्या वो चमक रहा होगा? नहीं चमकेगा है भाई। क्या की हो? ETBR डाली हो ना, इथिडियम ब्रोमाइड, चमकने के लिए ही डाले है ना, तो चमकेगा नहीं, ठीक है। चमकेगा, टेंशन नहीं लो, प्रोजेक्टर पड़ा हुआ है, एक दिन से पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर प्रोजेक्शन पे देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा? ये चमकेगा। अब इसको क्या करना है? हमको काट कर निकालना है यहां से, यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तक हमने क्या कर लिया? जरा याद करो तो क्या कर लिया हमने? तो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर लिया? अलग कर लिया कि नहीं कर लिया? अलग कर लिया। जबकि इससे ऊपर तक जरा देखो तो क्या अलग किया था? क्या नहीं, सब क्या था? एक साथ में था, पता ही नहीं था कौन कितना बड़ा है कौन कितना छोटा है। तो हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से केवल क्या किया है? तो डीएनए के छोटे छोटे जो खंड मिल रहे हैं, जो छोटे छोटे जो टुकड़े मिल रहे हैं, हमने उनको क्या कर लिया? अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद आ रहा है आपका अगला चरण। इसमें कुछ उतारना तो है नहीं, देख लो, अगर उतारना है तो खत्म करो, अदरवाइज हम इससे आगे बढ़े। चौथा स्टेप यहाँ तक तो पहले भी बता चुके थे आपको, पिछले क्लास में भी यहीं तक बताए थे। इसका हिंदी नाम बहुत भयंकर है, लिख लो, अनुबद्ध। इसी का वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट का हिंदी नाम अनुबद्ध पुनरार्थक। पुनरार्थक, अनुबद्ध पुनरार्थक की विभिन्न संख्या। अनुबद्ध पुनरार्थक की विभिन्न संख्या। अगर आपसे पूछा जाए कि VNTR कहां मिलता होगा तो क्या जवाब दोगे? अनुषंगी भाग में मिलता होगा या अनुषंगी डीएनए में मिलता होगा। क्लियर है? चल, अब आपने पता कर लिया अपना डीएनए आपको मिल गया। अब डीएनए के बाद हमने क्या किया था? तो डीएनए की लंबाई कुछ ज्यादा है ना, तो हमने इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। और ये जो डीएनए निकाला है आपने, वो डीएनए कहां पर निकाला है? परखनली में। यानी कि ये जो डीएनए है कहां पर पड़ा है? ये परखनली के अंदर, इसके अंदर पड़ा हुआ है ये डीएनए। इसकी लंबाई होगी काफी, ठीक है। अब हमने क्या करना है? दूसरे नंबर पे किसका इस्तेमाल करना था? एंडो न्यूक्लियस का।
अब एंडोन्यूक्लियस क्या है, तो ये एंजाइम है, और ये ऐसे एंजाइम है जो डीएनए को छोटे छोटे टुकड़े में काट देते हैं। एंडोन्यूक्लियस का काम क्या होता है, कार्य क्या होता है इसका, तो ये डीएनए को छोटे छोटे भाग में काट देता है ना, छोटे छोटे टुकड़े लिखो ज्यादा बढ़िया रहेगा, छोटे छोटे टुकड़े में काट देता है। आएगा ये आपका एंडोन्यूक्लियस, बता भी चुके हैं कि जब आपका अगला चैप्टर नहीं मतलब इसी सेकंड ईयर में ही कहीं ना कहीं बायोटेक आएगा, वहां पर बहुत सारे अलग अलग एंडोन्यूक्लियस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी क्या कि एंडोन्यूक्लियस एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को छोटे छोटे पीसेस में काट देता है। ठीक है, तीसरा हमने एक चरण अपनाया था क्या, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अच्छा कहां गए अभी आपका क्लियर हुआ जेलेडियम और ग्लेसिलेरिया ना हुआ, हम दूसरा बताए थे, फाइकोइरिथ्रिन अलग है, वो बुरा सवाल है, कहाँ हो आप लोग। अब देखो ये रोडोफाइसी में आता है, लाल सवाल में आते हैं, लाल सवाल में। ठीक है, लाल सवाल में कौन है आपके, तो जेलिडियम और ग्लेसिलेरिया। होता क्या है देखो, जेलिडियम और ग्लेसिलेरिया जो है ये देखो ऐसे, इनके बाहर ना मिलता है कुछ पदार्थ, इनके बाहर ये मान लिया एक कौन इसमें जेलिडियम है, दूसरा कौन ग्लेसिलेरिया है। अब इसके बाहर मिल रहा है कुछ पदार्थ ये, और इसी पदार्थ को यहां से ना पृथक किया जाता है। ठीक है, इनके बाहर आवरण पे मिलने वाले पदार्थ को पृथक किया गया, यानी कि अलग किया गया, और उसके बाद बहुत सारे फिल्ट्रेशन प्रोसेस से करते 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 बाद में जाके इनसे कुछ ठोस पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। फिर इसको और बुक बुक के पाउडर बना दिया जाता है, और उसके बाद गर्म पानी किया जाता है, गर्म पानी में इसको खुला दिया जाता है, फिर जब उसको ठंडा कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है, जेली बन जाता है। जेली टॉफी खाए हो ना, जेली टॉफी भी उसी तरीके से तैयार की जाती है। ठीक है, तो जो इसके बाद जो आपका जेल तैयार होता है, इसी जेल का नाम क्या है, एग्रोज जेल। ठीक है, और ये जो एग्रोज पाउडर है, ये एग्रोज पाउडर या इसको एग्रोज पाउडर ना कह के एगार एगार कहते हैं, तो ये एगार और एगार जो है ये किससे प्राप्त हुआ है, जेलिडियम और ग्लेसिलेरिया से, और इसी का प्रयोग कहीं ना कहीं जेली भी बनाने में की जाती है। और जो आपका आइसक्रीम है ना, तो आइसक्रीम बनाने से पहले दूध को गाढ़ा किया जाता है, तो उस दूध को गाढ़ा करने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, एगार एगार का इस्तेमाल किया जाता है। और ये एगार एगार कहां से आया, जेलिडियम और ग्लेसिलेरिया से आया। चलिए अगला जो चौथा चरण है इसको कहते हैं हम लोग साउदर्न ब्लॉटिंग, और ये साउदर्न ब्लॉटिंग वर्ड आया है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एडवर्ड साउदर्न। ठीक है, एडवर्ड साउदर्न, उन्हीं के नाम पर क्या पड़ा है ये प्रक्रिया या फिर इस स्टेप का नाम क्या पड़ा है, साउदर्न ब्लॉटिंग। उनका नाम क्या था, एडवर्ड साउदर्न। चलिए उनके बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल समझते हैं इस प्रक्रिया में, इस स्टेप में करते क्या है। याद रखिएगा इस स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, डीएनए का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, संश्लेषण करते हैं। अब कहा है संश्लेषण, आइए देखिएगा क्या कर चुके हैं आप लोग। हमारे पास क्या पड़ा हुआ था पिछले स्टेप में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे थे, डीएनए का सबसे छोटा टुकड़ा आगे, जो बड़ा होगा वो पीछे ऐसे दिख रहा होगा। ठीक है, अभी इस पर या मैं ऐसे दिखा दूं तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ऐसे डीएनए होगा ऐसे। चलो ठीक, अब ये अभी भी जेल के अंदर पड़े हैं क्या। ठीक है, कौन सा जेल, एग्रोज जेल, और क्या पड़ा हुआ है, एक रंजक जिसका नाम था इथिडियम ब्रोमाइड, यानी कि रेडियो सक्रिय तत्व। अब हमें क्या करना है, इसको जेल के साथ में क्या करेंगे, काटेंगे, क्योंकि ये पूरा भाग क्या हो रहा होगा, चमक रहा होगा ना। लो यहां से ऐसे पूरा काट लेंगे, काट कर यहां से उठाएंगे और लेकर आएंगे किसमें, चौथे चरण में, जिसका नाम है क्या, साउदर्न ब्लॉटिंग। यहाँ पे क्या करने वाले, डीएनए का संश्लेषण करने वाले, इसके बारे में पढ़ने वाले, समझने वाले, देखने वाले। देखिए अब क्या करेंगे इस स्टेप के अंदर, तो नायलॉन की सीट लेंगे। नायलॉन समझते हो, नायलॉन कपड़ा होता है ना, उस टाइप का ले रहे हैं क्या, नायलॉन की सीट। ये लो ले ली नायलॉन की सीट। अब इस नायलॉन की सीट पर आपने जो जेल के साथ डीएनए के टुकड़े को काटा है ना, उसको उठाएंगे, लाकर रख देंगे किस पर, नायलॉन की सीट पर। ठीक है, अब क्या फायदा होगा नायलॉन की सीट पर रखने से, तो नायलॉन की सीट पर रखने से इस टुकड़े में अभी भी क्या पड़ा हुआ है, जेल, जेल के साथ क्या पड़ा हुआ है, ईटीबीआर, इथिडियम ब्रोमाइड। ये दोनों के दोनों क्या कर लिए जाएंगे, सोख लिए जाएंगे। ठीक है, कौन सोख रहा है इनको, नायलॉन का सीट सोख लिया। ठीक है, अगले स्टेप में देखो, स्टेप मतलब इसी में साउदर्न ब्लॉटिंग में। अब मुझे क्या प्राप्त हो चुका होगा, डीएनए मिल गया होगा ना।
अब और एक भयंकर काम करने वाले हैं। डीएनए कैसा है यहाँ पे, एकल रज्जुकी की द्विरज्जुकी, द्विरज्जुकी है, यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कोई दिक्कत, किसी को कोनो आपत्ति ना है ना? चलो, द्विरज्जुकी डीएनए है। अब इसको हम जानते हो क्या करने वाले हैं, गर्म करने वाले हैं। अब यहां से ना थोड़ा सा पेचीदा सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, यानी कि पांचवा और छठा चरण ये बाबू थोड़ा सा पल्ले नहीं पड़ता है, तो कृपया करके ध्यान से समझिएगा। हमने क्या किया, सो रही हो का जी है, जाके मुंह हाथ धो के आप, इधर देखो इधर, क्या किया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमको मिल चुका है नायलॉन की सीट पे, नायलॉन की सीट पर लाकर इसलिए रखा था क्योंकि अभी अभी हमने इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से काट करके निकाला है। उसमें क्या क्या मिल रहा है, दो चीज मिल रहा था, उसको क्या करना था, सोखना था, खत्म करना था, डाल दिया नायलॉन की सीट पर, ये दोनों को क्या कर लिया गया, सोख लिया गया। अब अंततः हमको मिल गया क्या, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब इसको भी क्या कर दिया, गरम। गरम करने जानते हो क्या होगा, हाइड्रोजन बंद टूट जाएगा। बात समझ में आई? अब देखो दिमाग में यहाँ पे सवाल आ रहा है, सर क्या हमारे अंदर डीएनए है, आपके अंदर भी है? अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हीट हो जाए तो क्या चांस बनता है कि आपके डीएनए का हाइड्रोजन बंध टूट सकता है, विकृत हो सकता है? बिल्कुल ऐसा होता है, यानी कि एक्स्ट्रा बॉडी हीट कर जाए ना तो आपका डीएनए विकृत हो जाएगा। डीएनए विकृत हो जाएगा तो चलो काम खत्म। इधर देखो, इधर 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 इधर। तो अब क्या मिल गया आपको, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पहले था, अब क्या हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या बना दिया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। काहे बनाया, क्यों बनाया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हमारे पास क्या मिल रहा है, इसे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिल रहा है। ठीक है, अब यहां तक पहुंच गए हम लोग, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना चुके। ये पल्ले नहीं पड़ रहा होगा कि काहे बनाए हैं। ठीक है, यहां तक खत्म करोगे फटाक से, क्या खत्म करे सर अच्छा एक मिनट, सावधान प्लॉटिंग उतारो, उतार लियो, लिखो। इस प्रक्रिया के दौरान डीएनए का संश्लेषण किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान डीएनए का संश्लेषण किया जाता है। जिसमें नायलॉन की सीट पर इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा प्राप्त डीएनए के टुकड़े को रखा जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा प्राप्त डीएनए के टुकड़े को रखा जाता है ताकि उसमें उपस्थित जेल और ईटीबीआर माने वही रेडियो सक्रिय तत्व अवशोषित कर लिया जाए या सोख लिया जाए। हो गया? इसके बाद एक अलग पॉइंट बनाओ, मतलब कि सावधान प्लॉटिंग में ही पॉइंट नंबर सेकंड है ना। तत्पश्चात हमें द्विरज्जुकी डीएनए प्राप्त होता है। तत्पश्चात हमें द्विरज्जुकी डीएनए प्राप्त होता है जिसे गर्म करने के बाद एकल रज्जुकी डीएनए में बदल दिया जाता है। इसे गर्म करने के बाद एकल रज्जुकी डीएनए में बदल दिया जाता है। तब उतार को रहे हो सब, हो गया? चलो दो खाली और चरण रह गया है, टेंशन नहीं लो। फिर से टोटल 6 चरण है, 6 चरण फिर से रिपीट करेंगे जब तक नहीं आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, अभी फिलहाल कुछ क्लियर ना हुआ तुम लोग को। चलो नायलॉन की सीट तक याद रखना कि नायलॉन की सीट पर अब क्या पड़े हुए हैं हमारे पास, एकल रज्जुकी डीएनए। अच्छा एक बात बताओ जरा, कि मैं कहूं कि इस एकल रज्जुकी डीएनए में VNTR मिल रहा होगा, मानोगे? मानना तो पड़ेगा, क्योंकि VNTR का मतलब क्या था, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, है ना। अब देखो VNTR का मतलब क्या था कि भाई जो नाइट्रोजन क्षार होगा वो अपने आप को रिपीट कर रहा होगा, उसी रिपीट करने वाली स्थिति को हमने क्या बोला था, VNTR। तो भाई ये डीएनए का टुकड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें VNTR का होगा, मिल रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सब में VNTR नहीं होगा,
ठीक है ना, किसी किसी में तो होगा ना वीएनटीआर, जो सैटेलाइट डीएनए का भाग होगा उसमें तो वीएनटीआर होगा ना, बस वही तो पता करना है। मान लो यहाँ पे 50 गो डीएनए का टुकड़ा है, 50 में से 10 गो में वीएनटीआर होगा, ठीक है, क्योंकि वीएनटीआर कहाँ मिलता है, सैटेलाइट डीएनए में मिलेगा। और वो पूरा का पूरा डीएनए हमने उठाया था जिस सीरीन से, अब पूरा लाके डाला था, उसमें से सैट डीएनए कुछ तो होगा, और जो सैट डीएनए होगा उसमें वीएनटीआर तो होगा ना, बस इतना दिमाग में रखो कि वीएनटीआर वहां पर है। अब पांचवा स्टेप है संकरण। हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा ये बताओ, क्या मनुष्य तकनीक में बहुत आगे जा चुका है क्या? बहुत आगे जा चुका है। तो मनुष्यों ने क्या किया, स्वयं से यानी कि अपने तरीके से अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया, डीएनए को लिया और मानव निर्मित सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना के रख दिया। यानी कि मनुष्यों ने पहले से ही सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना के लैब में रखा हुआ है, बात समझ में आई? और ऐसा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना के रखा हुआ है जिस पर काम मिल रहा है VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, ठीक है। यानी कि यहां पर पुनरावर्ती डीएनए पहले से मिल रहा है, जो मनुष्यों ने डीएनए से क्या बनाया है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, इस पर रिपीटेटिव क्षार का अनुक्रम मिल रहा होगा पहले से। ये देखो, ये मान लो मनुष्यों ने बना रखा है, सिंगल स्टैंडर्ड का टुकड़ा बना रखा है, यहां पर मिल रहा है जैसे AGAG CCA GCCA, मिल रहा है अनुक्रम ऐसे, ठीक है। तो ये सब कुछ इस तरीके से मिल रहा है, और ये बनाया किसने है, मनुष्यों ने। कहा दिख रहा है कि सिंगल स्टैंडर्ड है कि डबल स्टैंडर्ड है, यानी कि एकल रज्जु की डीएनए पहले से मनुष्यों ने बना रखा है, ठीक है। और उसको क्या नाम दे दिया, एकल रज्जु की डीएनए। और इस एकल रज्जु की डीएनए में कैसा अनुक्रम मिल रहा है, रिपीटेटिव, यानी कि बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो हिंदी में क्या बोला, पुनरावर्ती डीएनए, और इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, VNTR भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर क्या कहोगे, रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है, ठीक है। और इसके साथ साथ इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पर क्या डाल दिया, रेडियो सक्रिय तत्व, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी डाल रखा है। अब यहां से असल कहानी स्टार्ट। अभी तक हमारी कहानी कहां पड़ी हुई है, नायलॉन की सीट पर। नायलॉन सीट पर क्या पड़ा हुआ है, सिंगल स्टैंडर्ड हमारा वाला डीएनए, हमारा वाला नहीं, किसका वाला, कातिल वाला, कातिल वाला है ना यहाँ पे डीएनए, कैसा है भी, सिंगल स्टैंडर्ड है ना, ठीक है। क्या इस पर VNTR मिल रहा होगा, मिल रहा होगा भाई। इतना सारा डीएनए का टुकड़ा है, इसमें से जो भी होगा इसका अनुसंगी भाग या फिर अनुसंगी डीएनए जो भी होगा, सैट डीएनए जो भी होगा, उस पर क्या मिल रहा होगा, VNTR मिल रहा होगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे ना, हमने नहीं, वैज्ञानिकों ने या फिर जो भी क्या कर रहे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं, उन्होंने क्या करना है, अब संकरण करना है। तो संकरण में अपने द्वारा, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, जिस पर क्या मिल रहा है, VNTR, इसको उठाएगा और ला करके इस नायलॉन की सीट पर रख देगा। ये लो, ब्लू वाला क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, कौन सा, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। अब सोचो कि जो जिसके पूरक होगा जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना। मान लो यहाँ पर एक तो दिखाते हैं, जैसे दिख रहा है CCAC, ठीक है, ये एक अनुक्रम मिल रहा है, ठीक है। इसके अपोजिट इस पर मिल गया कुछ अनुक्रम, यहाँ पे C की जगह पे क्या मिलेगा, G फिर T और G, मिल गया ना। इतना भाग जुड़ जाएगा क्या इसका, जुड़ गया। चलो ऐसे ही कहीं ना कहीं यहाँ भी क्या होगा कि जो इसका भाग पूरक होगा वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जो इसमें VNTR रखा होगा अपने पास उसी के साथ ना जुड़ेगा, जिसके साथ VNTR नहीं होगा उसके साथ नहीं जुड़ेगा। चलो पांचवा चरण ऐसा कर लिया, ठीक है। अब आएगा क्या हमारा छठा स्टेप। अब छठे स्टेप में कुछ नहीं करने वाले हैं, बस खाली हम लोग पिक्चर निकालने वाले, यानी कि एक्सरे की मदद लेने वाले हैं यहाँ पर। इतना आसान है, सीआईडी देखते हो ना, है सालुखे, कौन है सालुखे, क्या डॉक्टर है, तुरंत डीएनए निकाल के दे देता है। इतना आसान नहीं है, बहुत लंबा लगता है कहानी उसको करने में। अब क्या ले लिया, तो यहाँ बस करो, देखो आगे, यहाँ पर एक्सरे का सोर्स ले लिया, सोर्स माने स्रोत, ठीक है। यहाँ पर एक्सरे लाइट है, इसकी क्या ले ली इसने, स्रोत ले लिया हम, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस नाइलॉन की सीट पर क्या डालेंगे, एक्सरे की लाइट, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक, यहाँ तो दिख रहा है हमारा, यहाँ से यदि प्रकाश पार नहीं करेगा तो पीछे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बन रहा है क्या। अब इधर ले लेंगे एक्सरे फिल्म, एक्सरे फिल्म का मतलब जिस पर आपका एक्सरे का हड्डी टुकड़ा उड़ाता है ना पिक्चर, उसको क्या कहते हैं, एक्सरे का फिल्म कहते हैं, वो कागज, वो सीट, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही यहां से प्रकाश जाएगा, अभी रेडियो सक्रिय वाला है ना, ठीक है, रेडियो एक्टिव है, ये चमकेगा और इसका पिक्चर किस पर उतर जाएगा,
इस फिल्म पर आ जाएगा, इस एक्सरे फिल्म पर आ जाएगा। अब देखो यहां पर एक एक्सरे फिल्म ले लेते हैं, ये हो गया हमारा एक्सरे का फिल्म। अब इस एक्सरे फिल्म पर जब हमने ये लाइट मारी थी, तो लाइट मारने के बाद यहां पर क्या बना, कुछ प्रतिबिंब बना, और ये प्रतिबिंब किसका होगा, वीएनटीआर का होगा, केवल और केवल वीएनटीआर का होगा। क्यों केवल वीएनटीआर का होगा, क्योंकि हमने वीएनटीआर में ही क्या लगाया था, रेडियो सक्रिय तत्व। देखो हालांकि ये भी डीएनए है, ये नीचे वाला भाग भी डीएनए है, लेकिन यही भाग ना चमकेगा जहां पर क्या लगा हुआ है, वीएनटीआर। अब वीएनटीआर पर ही क्या लगा था, रेडियो सक्रिय तत्व, यानी कि ये पूरा हो गया ये टुकड़ा, लेकिन चमकेगा इसका थोड़ा सा भाग। क्यों, क्योंकि जहां पर वीएनटीआर होगा, जहां पर रिपीटेटिव अनुक्रम होगा, वहीं पर क्या लगा है, रेडियो सक्रिय तत्व, तो यही भाग चमकेगा, बाकी ऊपर नीचे चमकेगा नहीं। तो जो चमक रहा होगा वो क्या हो गया होगा, छप गया होगा आकर ना उस पिक्चर में। लो फाइनली हमने ये डीएनए का एक सीट प्राप्त कर लिया, और ये किसका है, कातिल का है, याद है ना। ठीक है, अब क्या करना है, अब कहां गया चिंटू मिंटू सिंटू, उन तीनों को पकड़ेंगे। पहले हमने कातिल का डीएनए सब कुछ एनालिसिस कर लिया, और सब कुछ एनालिसिस करके एक पिक्चर तैयार कर लिया। पिक्चर तैयार, ये किसका पिक्चर तैयार किया पता है, अनुषंगी डीएनए की लंबाई है, हाँ कातिल का ही है, तो कातिल के अनुषंगी डीएनए की लंबाई है, क्योंकि आपको बताया था ना कि जो रिपीटेटिव अनुक्रम है वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी लंबाई हो सकती है, और हमें लंबाई के अनुसार ही क्या करना है, कातिल को पकड़ना है। बात समझे, ठीक है। तो ये जो अनुषंगी भाग का लंबाई है, ये किसके डीएनए का है, कातिल के डीएनए का। अब जितना चरण आपने पार करके आया ना, 6 चरण, यही 6 चरण अपनाओगे उन तीनों के लिए। एक बार कातिल का डीएनए का हम लोग लंबाई निकाल ली है, किसका लंबाई निकाले, अनुषंगी डीएनए का लंबाई निकाल लिया, क्या ये किसका है, कातिल के डीएनए का है। ठीक है, अब एक बार लेंगे चिंटू को, चिंटू का डीएनए मारपीट के ले लेंगे उससे, मारपीट के माने या तो ब्लड ले लेंगे, या फिर उसका बाल का टुकड़ा कुछ भी ले लेंगे, या खाल वगैरह कुछ भी ले लेंगे। और सबसे पहले क्या करेंगे, उसके डीएनए को निकालेंगे, डीएनए काफी लंबा होगा, फिर क्या करेंगे, एंडोन्यूक्लियस डालेंगे, उसका डीएनए क्या हो जाएगा, छोटा छोटा हो जाएगा, फिर उसको उठाएंगे, कहां लेके जाएंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में लेकर के जाएंगे। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि क्या है, रेडियो सक्रिय तत्व है। तब मशीन को चालू कर देंगे, चालू करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव वाला डीएनए होता है ना, यानी कि यहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यानी कि जो छोटा होगा वो आगे, जो बड़ा होगा वो पीछे। फिर क्या करेंगे, काट काट के उसको निकाल लेंगे, लेकिन समस्या होगी कि डीएनए भी होगा, जेल भी होगा, इथिडियम ब्रोमाइड भी होगा। फिर चौथे चरण में लेकर आएंगे, क्या करेंगे, नायलॉन की सीट पर टुकड़े को रख देंगे, जिससे जेल इथिडियम ब्रोमाइड का हो जाएगा, सोख लिया जाएगा। अब हमारे पास जो नायलॉन की सीट है उसमें क्या बचेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, गर्म कर देंगे, क्या हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कहीं ना कहीं क्या मिल रहा होगा, वीएनटीआर मिल रहा होगा, क्योंकि भाई साहब जो सैटेलाइट भाग होगा, उस सैटेलाइट भाग में क्या मिलता है, प्रतिवर्तित डीएनए मिलता है, यानी कि जो सॉरी पुनरावर्ती डीएनए मिलता है, जो बार बार अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, अब 5वां चरण देखा हमने, 5वें चरण में क्या किया कि मनुष्य ने भी क्या कर रखा है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को बना रखा है, और उस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पे क्या डाल रखा है, वीएनटीआर, यानी कि ऐसा अनुक्रम मिलेगा जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा होगा, किसके जैसा, सैटेलाइट डीएनए वाले के जैसा। और जो मनुष्य ने बना रखा है उस पर क्या कर रखा है इन्होंने, रेडियो सक्रिय तत्व डाल रखा है। अब नायलॉन की सीट जो हमारे पास पड़ी हुई थी, इस पर कातिल का डीएनए था, ये ब्लैक ब्लैक वाला मान लो कातिल का डीएनए है, वो भी कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड। हमने ब्लू वाला डाला है बाद में ना, इस पर क्या होगा, वीएनटीआर होगा, इस पर भी वीएनटीआर होगा। अगर दोनों एक दूसरे के पूरक हुए तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जुड़ गया। फिर हमने क्या किया, एक्सरे स्रोत का प्रयोग किया, एक्सरे स्रोत के प्रयोग करने से कहीं ना कहीं एक्सरे की फिल्म पर क्या छप गया, तो वीएनटीआर का प्रतिबिंब छप गया कि वीएनटीआर की लंबाई कितनी है। यही कार्यक्रम 6 स्टेप चिंटू मिंटू सिंटू तीनों के लिए करेंगे। पहले से हमने कातिल का सीट निकाल लिया है, ठीक है। अब लो मिटा दे, नहीं मिटा देते हैं भाई, नहीं मिटाएंगे तो कैसे होगा, लो चलो इतने में काम कर लेंगे, हो जाएगा। ये फर्स्ट में ले लेते हैं, ये हो गया चिंटू, ये लो मिंटू, एगो कौन था, सिंटू। ठीक है, ये कातिल का डीएनए का अनुषंगी भाग का लंबाई है। ठीक है, अब देखो
लो बताओ कौन है कातिल? किसका डीएनए का लंबाई लगभग लगभग मैच सा दिख रहा है? चिंटू का। बात समझ में आई? तो इसी तरीके से काम किया जाता है बाबू। अब होता क्या है, आपको क्या बताया शुरुआत में कि 99.9% डेटा तो आपका क्या है, किसी से भी मैच कर जाएगा। कौन सा नहीं मैच करेगा? 0.1%। और वो 0.1% यदि किसी से मैच कर रहा है तो जब भी करेगा या तो आपसे ही करेगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई कोशिका पड़ी है, हमें पता नहीं किसकी कोशिका है, यदि उसको मैच करा के देगा तो हो सकता है कि वो मेरी ही कोशिका हो। तो या तो मेरा डीएनए मुझसे मैच करेगा या तो मेरे फैमिली मेंबर से मैच करेगा। अब वो कैसे मैच कराते हैं? तो जो अनुक्रम है उस अनुक्रम की लंबाई से मैच कराते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि आपके अंदर मिल रहा है क्या, CCAC, 4 नाइट्रोजन क्षार का अनुक्रम मिल रहा है, ठीक है। किसी व्यक्ति के अंदर मिल रहा है बार बार CC, ठीक है। किसी में मिल रहा है AGC, या फिर किसी में सपोज अगर मैं कह दूं अपने में AG, कितना मिल गया भाई? 8। तो ये क्या होगा, थोड़ी सी लंबाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, ठीक है। तो उसी तरीके से हर व्यक्ति का जो 0.1% भाग है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, डिफरेंट होता है, किसी से मैच नहीं करता। किस आधार पर मैच नहीं करता बाबू? लंबाई के अनुसार, है ना। क्योंकि हर व्यक्ति का जो 0.1% वाला जो डीएनए है ना, उसमें नाइट्रोजन क्षार का अनुक्रम पहले तो क्या होगा, अलग होगा। अलग के साथ साथ उसकी लंबाई भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो हमने पहले किसका पता कर लिया कि जो कातिल था उसका बाल मिला था आपको ना, उस बाल से डीएनए निकाला और उसके अनुसंगी भाग का लंबाई निकाल लिया क्या, ठीक है। फिर हमने हमारे पास क्या था, 3 सक्के निगाह में रखे थे, तीनों का हमने निकाल लिया अनुसंगी भाग का लंबाई। अब मिला जुला के देखा तो इसके साथ मैच हो रहा है, यानी कि यही था जो पकड़ा गया था या फिर जिसने कत्ल किया था। अभी पढ़ लेना पड़ा, कुछ कुछ बातें क्लियर हुई, ठीक है। अब कोई बात नहीं, कल एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे हम लोग, तो ज्यादा प्रेशर वाली बात नहीं है, समझे? तो अरे कहाँ पे AC लिख दी? हाँ ठीक तो है, वो अनुक्रम है, कुछ भी हो सकता है। अरे वो समझाने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं ना, ठीक है।